हेलो फर्स्ट ईयर। आज हम पहला टॉपिक डेफिनेशन यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति, विषय सामग्री व क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। यह हमारी दूसरी क्लास है। यह हमारा प्रथम पेपर है। यह आपका केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है और उसके बाद ही हम नोट्स के थ्रू पढ़ाएंगे। परिभाषा में हमने इससे पहले आपको कल्याण संबंधी परिभाषा और धन संबंधी परिभाषा और उसकी आलोचना के बारे में चर्चा की थी। इसमें हम दुर्लभता प्रधान परिभाषा के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में दुर्लभता प्रधान परिभाषा की चर्चा की है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और जबकि उसकी साधन सीमित है। अब उसको इस बात का निर्णय करना पड़ता है कि सबसे पहले आवश्यकता कौन सी आवश्यकताएं की पूर्ति की जाए। रॉबिन्स की परिभाषा निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है। पहला, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, यानी मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं असीमित हैं। दूसरा, आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित हैं, अर्थात आवश्यकताओं के साधन जो है बिल्कुल सीमित हैं। तीसरा, दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक उपयोग। साधन केवल सीमित ही नहीं है अपितु उनके वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं। उदाहरण के लिए भूमि पर खेती की जा सकती है, मकान का निर्माण भी किया जा सकता है, उद्योग भी स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी, कपड़ा, दूध, लकड़ी आदि के कई उपयोग संभव हैं। फोर्थ पॉइंट है, आवश्यकताओं की तीव्रता में भी भिन्नता होती है, यानी हमारी आवश्यकताओं की तीव्रता एक समान नहीं होती। कुछ आवश्यकताएं अधिक तीव्र होती हैं, कुछ कम। जिनकी जो ज़्यादा तीव्र होती हैं उनकी पूर्ति पहले करनी पड़ती है, जो कम होती हैं उनकी पूर्ति बाद में करनी पड़ती है। यानी रॉबिन्स की परिभाषा ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी परिभाषा की निम्न विशेषता है। पहली है अर्थशास्त्र विज्ञान है, यानी रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को विज्ञान माना है, वह भी वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान नहीं। रॉबिन्स का मत है कि अर्थशास्त्री उद्देश्यों का चयन नहीं करता, न ही उद्देश्यों के औचित्य व अनुचित्य पर अपना मत प्रकट करता है। दूसरा, रॉबिन्स की परिभाषा विश्लेषणात्मक है, श्रेणी विभाजक नहीं। यानी रॉबिन्स क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र को आर्थिक, अनार्थिक, भौतिक, अभौतिक, सामान्य व असामान्य आदि श्रेणी में से मुक्त किया है। थर्ड है अर्थशास्त्र के क्षेत्र का निर्माण। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में सामाजिक व व्यक्तिगत दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं, क्योंकि साधन के सीमित होने पर उनके चुनाव का प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष आता है, चाहे वह व्यक्ति समाज के भीतर रहता हो या समाज के बाहर। फोर्थ है मानवीय व्यवहार का विश्लेषणात्मक अध्ययन। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य की किसी क्रिया विशेष का अध्ययन न करके मनुष्य की सभी क्रियाओं के उस पहलू का अध्ययन करता है जिसका संबंध दुर्लभ साधन व असीमित आवश्यकताओं से चुनाव से है। फिफ्थ है रॉबिन्स ने मुद्रा व धन के मापदंड को कोई स्थान नहीं दिया है। सिक्स्थ, सार्वभौमिकता। रॉबिन्स की परिभाषा में सार्वभौमिकता के दर्शन होते हैं
यह परिभाषा विश्व के सभी आर्थिक प्रणालियों में समान रूप से मान्य है। रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचना। पहली, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक व्यापक बनाना। यानी रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र का क्षेत्र को अधिक व्यापक बना दिया, यानी सभी सामाजिक विषय भी शामिल हो जाते हैं। दूसरा, साधन व साध्यों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं होता। वास्तव में साध्य और साधन के मध्य अंतर संभव नहीं है, क्योंकि आज जो साध्य है वही कल साधन हो सकता है। उदाहरणतः एक विद्यार्थी का उद्देश्य डॉक्टर बनना है। जब वह डॉक्टर बनकर धन उपार्जन करने लग जाता है तो उसकी उपाधि उद्देश्य की अपेक्षा साधन बन जाती है। तीसरा है उद्देश्यों के प्रति तटस्थता। यानी रॉबिन्स की मान्यता थी कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, अर्थात उद्देश्य चाहे अच्छे हों या बुरे हों, नैतिक हों या अनैतिक हों, अर्थशास्त्र का उनसे कोई संबंध नहीं है। फोर्थ है, अर्थशास्त्र का वास्तविक विज्ञान मानना अनुचित है। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मान लेने से ये केवल सिद्धांत बनाने का शास्त्र बनकर रह जाता है। आलोचकों के अनुसार अर्थशास्त्र का वह कर्तव्य भी होना चाहिए कि केवल उपकरणों का ही निर्माण नहीं करें, बल्कि उपकरणों के प्रयोग की विधि पर भी प्रकाश डालें। फिफ्थ है निगम प्रणाली का प्रयोग। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपने आर्थिक निर्णयों में निगम प्रणाली का प्रयोग किया है, अर्थात अर्थशास्त्र के लिए निगम व आगमन दोनों ही प्रणाली का प्रयोग नितांत आवश्यक है। अगला पॉइंट है, मनुष्य के व्यवहार को अत्यधिक विवेकशील मानना गलत है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार मनुष्य विवेकशील है, अपने साधनों का सोच विचार कर व्यय करता है। वह सीमित साधनों को कम महत्व की आवश्यकताओं के बजाय अधिक महत्व की आवश्यकताओं पर व्यय करता है, ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। परंतु आलोचकों के अनुसार मनुष्य कई बार इतना विवेकपूर्ण व्यवहार नहीं करता जितना रॉबिन्स ने समझ लिया है, क्योंकि व्यक्ति उपयोग करते समय अपने आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर भी निर्णय करता है। परिणामतः अधिक महत्व वाली आवश्यकताओं के बजाय कम महत्व वाली आवश्यकताओं पर व्यय करता है। अगला पॉइंट है, आर्थिक समस्या का प्रादुर्भाव केवल दुर्लभता से ही नहीं। प्रोफेसर रॉबिन्स का मत है कि आर्थिक समस्या दुर्लभता के कारण ही जन्म लेती है, परंतु आलोचकों का कहना है कि आर्थिक समस्या सीमित और दुर्लभता के कारण ही कभी कभी विलुप्तता के कारण भी जन्म लेती है। अगला पॉइंट है, अर्थशास्त्र के नियम का प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के समकक्ष मानना गलत है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक ज्ञान मानते हुए उनके सिद्धांतों और नियमों की तुलना प्राकृतिक विज्ञान के नियमों से की है, परंतु आलोचकों का मत है कि प्राकृतिक नियम निश्चित एवं स्थिर होते हैं, जबकि मानव व्यवहार समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। इसके कारण अर्थशास्त्र के नियम एवं सिद्धांत भी परिवर्तित होते रहते हैं। अगला पॉइंट, प्रोफेसर जे.के. मेहता का विचार है कि सुख प्राप्ति आवश्यकता की पूर्ति में निहित न होकर उसके लोप में है। अतः रॉबिन्स का कथन है कि सुख प्राप्ति का एकमात्र साधन अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि है, गलत है, क्योंकि अधिक आवश्यकताएं तृष्णा को जन्म देती हैं और मनुष्य कभी भी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाता। अगला, आलोचकों का मत है कि रॉबिन्स कल्याणवादी परिभाषा को इतना तीव्र विरोध करते हैं, लेकिन कल्याण की धारणा स्वयं उनकी अपनी परिभाषा से भी सन्निहित है। दुर्लभता परिभाषा में अधिक संतुष्टि का विचार निश्चित ही शामिल है। थैंक यू।